रिवर्स पॉइंट। तो मेरा मतलब है एप्लीकेशंस में ना, एक तो अपन को पढ़ना पड़ेगा एप्लीकेशंस में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखते ही हैं अपन, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, सिग्मा 2p से पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2p से। ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर लिखा है। In B2 molecule, the bond order is 1. Bond order is 1. B2 molecule का जो bond order होता है वो 1 होता है। Because electron अपन फिल करेंगे ना B2 molecule, we know that B2 molecule में there will be 10 electrons. 2, 4, 6, 8, 9, 10. So we are able to calculate the bond order वो 1 होता है। कल भी अपन ने कैलकुलेट किया। इसमें एक्चुअली जो बॉन्डिंग होगा वो p ऑर्बिटल से बॉन्डिंग होगा, बिकॉज ये तो सेकंड शेल है, ये फर्स्ट शेल। जो लास्ट में जो वैलेंस शेल सब शेल्स होते हैं, जो लास्ट वाले सब शेल्स होते हैं, बॉन्डिंग वही होता है। तो अपन कहेंगे अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इसमें एक इलेक्ट्रॉन लिखोगे आप, तो सिग्मा वाले ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं। तो अगर B2 मॉलिक्यूल में अगर आप लिखोगे तो B और B जो बॉन्ड बनेगा, उसमें जो बॉन्ड बनेगा वो सिर्फ पाई बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा। मतलब B2 मॉलिक्यूल में एक सिंगल बॉन्ड है और वो पाई बॉन्ड है। अच्छा, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं कि सिग्मा बॉन्ड के बगैर पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। नहीं करता, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में करेगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बताना होता है। मान लो अपन C2 मॉलिक्यूल में कहेंगे, सिमिलरली इन C2 मॉलिक्यूल, अब C2 मॉलिक्यूल में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12। C2 मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 होंगे। तो अपन कहेंगे फिर तो इसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा। द बॉन्ड ऑर्डर इज कमिंग आउट टू B2, द बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2r। मतलब C2 मॉलिक्यूल के बीच में डबल बॉन्ड है और दोनों के दोनों पाई बॉन्ड है। सो इन C2 मॉलिक्यूल बोथ द बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड्स। सिग्मा बना ही नहीं, सिग्मा बना ही नहीं। So in C2 molecule, both bonds are pi bonds, are pi bonds। मतलब सिग्मा बॉन्ड है ही नहीं इसमें। C2 मॉलिक्यूल में दोनों पाई बॉन्ड है, B2 मॉलिक्यूल में मतलब सिंगल बॉन्ड है, इट इज अ पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड इट इज पाई बॉन्ड। उसमें सिग्मा बॉन्ड बना ही नहीं ना, जब सिग्मा में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो बनेगा। N2 मॉलिक्यूल लिखूंगा तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, अभी सिग्मा बन जाएगा। तो अपन कहेंगे ऐसा क्यों हो रहा है इसमें? भाई हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं कि भाई सिग्मा बॉन्ड, और हम कभी बताएंगे भी नहीं कि सिग्मा बॉन्ड के बगैर पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, एक्सेप्ट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उसमें सिग्मा बॉन्ड बना ही नहीं। अपन कहेंगे दिस हैपेंस ड्यू टू, happens in case of molecule which have less than 14 electrons, less than 14 electrons। अभी less than 14 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, जब अपन 14 इलेक्ट्रॉन तक फिल करेंगे तो यहां तक फिल होगा, मतलब less than 14 इलेक्ट्रॉन में इतना ही फिल्ड अप होगा, इक्वल टू और less than 14 इलेक्ट्रॉन, और इक्वल टू भी लिखूंगा मैं, इक्वल टू और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स, तब ऐसा होगा। तो यहां तक क्या होगा, जब अपन इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो इसमें 4 s ऑर्बिटल्स हैं और 3 p ऑर्बिटल्स। मतलब डोमिनेंस कैरेक्टर ऑफ s इज मोर। p ऑर्बिटल पाई पहले बनाते हैं या सिग्मा पहले बनाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। s ऑर्बिटल के बारे में बात करो, s ऑर्बिटल पहले सिग्मा बनाना चाहिए बस, लेकिन बॉन्डिंग यहां से थोड़ी होती है, बॉन्डिंग तो लास्ट सब शेल से होती है।
तो बॉन्डिंग तो यहां से होगा। तो अब सिंस इसमें sp मिक्सिंग इज टेकिंग प्लेस, s ऑर्बिटल का डोमिनेंस ज्यादा है p ऑर्बिटल से, तो अपन कहेंगे लेस देन दैट इज इक्वल टू और लेस देन 40 इलेक्ट्रॉन, द s orbital is more, mixed is more, mixed is more as compared to p orbital, more than p orbital. So the dominance of s, the dominance of s orbital is more than p orbital. The dominance of s orbital is more than the p orbital, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि p पहले पाई बना ले या सिग्मा बना ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कोई रूल्स नहीं होते, आपको बस फॉलो करना होता है फीचर्स, फॉर्मेशन एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, तो अगर 14 इलेक्ट्रॉन के बाद अगर मैं ऐड करूंगा तो फिर p के ऑर्बिटल्स, क्योंकि p अगर इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, अगर इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन लिखोगे तो फिर p 6 हो जाएंगे और s 4 हो जाएंगे। सो 14 इलेक्ट्रॉन तक p का p ऑर्बिटल मोर देन p ऑर्बिटल, सो द डोमिनेंस ऑफ s ऑर्बिटल, 4 s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल है। दस इसको कहते हैं अपन sp मिक्सिंग टेक प्लेस। But in case of electron greater than 15 electron, that is 14 electron, अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है तो p ऑर्बिटल का डोमिनेंस बढ़ जाएगा, मतलब p ऑर्बिटल पहले डिसाइड करेगा कि पहले क्या बनेगा, सिग्मा या पाई। तो अपन देंगे s, बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन, देन द डोमिनेंस ऑफ p ऑर्बिटल of p orbital is more, orbital is more. So sp mixing do not take place, mixing do not take place, so the sp mixing do not take place, but the sigma bond will be first, but the sigma bond अपन सो लिख सकते हैं, so sigma bond, the sigma bond will be formed first, will be formed first, then pi bond, first then pi bond. So actually 14th इलेक्ट्रॉन के बाद, 14 इलेक्ट्रॉन के बाद जैसे ही 15th इलेक्ट्रॉन आता है ना, तो p का डोमिनेंस ज्यादा होता है सिग्मा से। अगर p का डोमिनेंस ज्यादा होगा सिग्मा से तो व्हाट विल हैपन, ये पहले बनेगा बाद में ये दोनों बनेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2p से फिर आएगा पाई 2px, पाई 2px, ओके, एंड फिर अपन लिखेंगे पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2p। मतलब इसका एनर्जी इसलिए कम हो जाता है क्योंकि जब तक 14 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए तो अपन ने नाइट्रोजन तक लिखा था, जब तक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं तब तक 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो डोमिनेंस ऑफ s कैरेक्टर इज मोर, सो p पहले पाई भी बना सकता है, सिग्मा भी बना सकता है, लेकिन पहले पाई ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है इसलिए अपन पहले पाई बनाएंगे, अपन ने बनाई। लेकिन जैसे ही 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा तो 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो उस केस में व्हाट विल हैपन, अब p का डोमिनेंस ज्यादा हो जाएगा, तो फिर पहले सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा p, बाद में पाई बनाएगा। सो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन ऑनवर्ड्स, ये वाला अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। So like that we'll have the questions. So sigma bond will be formed first, then the pi bonds. तो ठीक है, so the electronic configuration also changes. We know that electronic configuration यहाँ पर change होता है, अपन को पता है।
ये वाला पार्ट क्यों चेंज होता है, इन्वर्ट होता है? बिकॉज जैसे ही 15th इलेक्ट्रॉन आएगा तो डोमिनेंस ऑफ पी कैरेक्टर विल बी मोर, तो पहले पी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा फिर पाई बॉन्ड। इधर एस का डोमिनेंस ज्यादा था इसलिए वो पहले पाई बॉन्ड भी बना सकता है बाद में सिग्मा। इसमें एसपी मिक्सिंग होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर लेस देन और इक्वल टू 14 है तो फिर अपन कहेंगे कि इसमें एसपी मिक्सिंग होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 इलेक्ट्रॉन है तो फिर एसपी मिक्सिंग नहीं होगा, ओनली पी ऑर्बिटल डोमिनेंट होगा। तो पी ऑर्बिटल का डोमिनेंस होगा तो पी ऑर्बिटल पहले सिग्मा बॉन्ड बनाएगा उसके बाद पाई बॉन्ड बनाएगा। सर सर एसपी मिक्सिंग मतलब एस और पी का मिक्सिंग होगा, मतलब एस ऑर्बिटल भी मिक्स होंगे आपस में, उसके बाद बॉन्ड बनेंगे। इधर एस ऑर्बिटल का कोई रोल नहीं होगा, सिर्फ पी ऑर्बिटल से बॉन्ड बनेंगे, मतलब इसका पी जेड सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और एक्स और वाई पाई बॉन्ड बना लेंगे। और इधर क्या होगा, इधर ये सिग्मा बॉन्ड पहले ये बना लेते होंगे अंदर, बाद में अपन को वैलेंस शेल में सिर्फ पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, मतलब अंदर पहले सिग्मा बने होंगे बट वो एस से बने होंगे, क्योंकि एस ऑर्बिटल जो होगा वो उसमें ज्यादा होगा। तो फिर जो लास्ट वाले अपन को तो जो बॉन्डिंग ये लिखते हैं ना अपन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में, वो तो अपन वैलेंस शेल से लिखते हैं, और वैलेंस शेल से अगर अपन लिखेंगे तो वो तो अपने पास सिर्फ पाई बॉन्ड्स आ रहे हैं। तो अपन को बताना पड़ेगा ना कि पहले पाई बॉन्ड क्यों बन रहे हैं, भाई पाई बॉन्ड क्यों बता रहे हो आप, सिग्मा कहाँ है उसका? तो अपन कहेंगे वो एस और पी के मिक्सिंग से एस ने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, लास्ट में जो दिख रहा है वो हमको पाई बॉन्ड है। तो अपन कह रहे हैं अच्छा अच्छा, आप पाई बॉन्ड दिखा रहे हो, इसका मतलब एस है ना वहां पर जिसने सिग्मा बॉन्ड पहले बना रखा होगा, बट हमने रिप्रेजेंट नहीं किया। हम रिप्रेजेंट सिर्फ वही करेंगे जो लास्ट में दिखेगा अपन को। तो अपन ने कहा कि भाई वहां पर एस और पी मिक्स कर रहे थे, इसलिए एस के सिग्मा बॉन्ड नहीं दिख रहे, पी दिख रहा है, तो उसको कहते हैं अपन एसपी मिक्सिंग, उसको बोलते हैं एसपी मिक्सिंग, राइट। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो एस का डोमिनेंस कम हो जाता है, फिर एस ने क्या बॉन्ड बनाया हमको मतलब नहीं, हमको मतलब है पी क्या बॉन्ड बना रहा है वो बताना। तो अच्छा, मतलब इसका मतलब नहीं, मतलब आप ये बोल रहे हो कि मतलब एस से ज्यादा मिक्सिंग की बात नहीं करोगे, आप सिर्फ पी से बताओ ना। तो अपन ने कहा एसपी मिक्सिंग डजंट टेक प्लेस इस केस में, वहां पर एसपी मिक्सिंग होगा, इसमें एसपी मिक्सिंग, तो नो एसपी मिक्सिंग लिख देते पूरा फिर। तो यहां पर एसपी मिक्सिंग हुआ, एस में सिग्मा बॉन्ड बनाए होंगे, लेकिन यहां पर एसपी मिक्सिंग की जरूरत नहीं, ऑलरेडी पी सिग्मा बॉन्ड भी बना रहा है, पाई बॉन्ड भी बना रहा है। सो लाइक दैट वी से दैट एसपी मिक्सिंग। सर अगर पहले टाइप के कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को 10 इलेक्ट्रॉन्स डालने होंगे तो कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उसका? किसका? सर जैसे वो ये सिग्मा 1s2 है, फिर सिग्मा स्टार 1s2 है, तो वैसे वैसे करके अगर हम लोग को 10 इलेक्ट्रॉन्स डालने होंगे तो अब px1 और py1 आएगा ना? ये लो आ गया। हाँ बस वही पूछना था, मतलब px2 नहीं हो जाएगा ना, px1 और दोनों का एनर्जी, py1 होगा। दोनों का एनर्जी अगर सेम है तो हंट्स रूल फॉलो करना पड़ेगा। हाँ सर वही। सेकंड पॉइंट अपन बता सकते हैं इसमें, मतलब अपन से जो पूछ सकते हैं सेकंड पॉइंट में कि भाई मतलब एक तो अपन को पता चल गया कि भाई पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड एसपी मिक्सिंग वगैरह कैसे, इसमें क्वेश्चन अपन को मिल जाएंगे शीट में क्वेश्चन करोगे तो यू विल हैव दैट, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जेई में आ जाता है कि बताओ एसपी मिक्सिंग होगा कि नहीं होगा, लाइक दैट वो पूछ लेते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख के अपन बता देंगे। दूसरा होता है कि भाई अपन को चेक करना है, तो मैं इसको, अब अपन ने ये भी चेक कर लिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों चेंज हुआ, और बाकी अब मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि सेकंड पॉइंट के लिए मुझे और स्पेस चाहिए होगा। मैं कुछ ऐसे वर्ड यूज करने वाला हूं, लोएस्ट कॉम्बिनेशन, लोएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे LOMO, लोएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये भी अपन से पूछ लेते हैं, तो ये होगा लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। फिर हाईएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, हाईएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स,
और हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तो अपन इस पर से हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वो ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इन वर्ड्स को यूज करने के लिए अपन को क्या करना होता है, जैसे मैं एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा और फिर बताऊंगा। These are always produced from the predicted from the valence subshell, valence subshells मतलब लास्ट सबशेल की बात, सबशेल इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो मैं ना सीधे एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा मतलब अपन वो नहीं करते हैं कि भाई कैसे अपन को क्या लिखना है, अपन तो सीधा एक एग्जांपल लिखते हैं। मैं इसको हटाता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे अपन उसमें बता दें। तो देखो मैं फिर से आपको एक बात कहूंगा कि अगर कोई अपन से पूछेगा अच्छा बताओ पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा क्या सिग्मा बॉन्ड के बगैर, मना कर देंगे अपन। लेकिन अगर कोई ऐसे पूछेगा ना अपन से अच्छा बताओ C2 मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड होते हैं दोनों क्या होंगे, तो अपन बताएंगे वो दोनों पाई बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड वो एसटी मिक्सिंग होती है ना, सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा इसमें, लेकिन दोनों बॉन्ड जो आप रिप्रेजेंट करोगे वो पाई बॉन्ड होंगे बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइड्स पाई ऑर्बिटल्स। सर मतलब जब तक बोरॉन और कार्बन B2 और C2 मॉलिक्यूल मेंशन नहीं किया जाएगा तब तक जनरल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे वही कह रहा हूं, क्योंकि अदरवाइज कभी ऐसा ना कर दो कि तुम मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कुछ और ही लिख दो, मतलब आप बताना शुरू कर दो नहीं नहीं पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा विदाउट सिग्मा बॉन्ड। एक बार सर ने बताया था, तो मैं आपको बोल रहा हूं अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होगा तभी बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। जब C2 मॉलिक्यूल होगा तभी करेंगे। मैं फॉर N2 मॉलिक्यूल लिख रहा हूं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, pi 2px, pi 2py, sigma 2pz, pi star 2px, pi star 2py, and sigma star 2pz। इस पे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो देयर आर 40 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 4 6 8 10 12 14, और ये आपका वैलेंस सबशेल है, ये आपका वैलेंस सबशेल है, ये आपके वैलेंस सबशेल्स है, ये आपके वैलेंस सबशेल्स है। मैंने वो सबशेल लिखा, आप चाहो तो यहाँ पर लिख लेना वैलेंस सबशेल है, वो उसको अंदर लिखेंगे तो आप कुछ गड़बड़ ना करो इसलिए हटाना। लोएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनकी बात नहीं करेंगे, वैलेंस सबशेल से बताना होता है, आपने लिखा हुआ है। इन सब में लोएस्ट मतलब सबसे कम एनर्जी वाला है, ये दोनों होता है ऑक्युपाइड ना, मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन। लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विल बी दिस, जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनऑक्युपाइड मतलब। हाईएस्ट ऑक्युपाइड अनऑक्युपाइड, हाईएस्ट अनऑक्युपाइड इज दिस, और हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ना इस पर सर बट 1s भी तो है ना सर, तो वो क्यों नहीं होगा? कौन सा वाला? सर सिग्मा 1s भी तो है, वो क्यों नहीं होगा? ये वाला? हाँ सर, वो क्यों नहीं होगा? ये क्या लिखा हुआ? अच्छा तो वैलेंस सबशेल, मैंने तो लिखा ही हुआ है यार, अब मतलब तुम मतलब ऐसे देख लो, मतलब मैंने तो क्लियरली मेंशन किया है। अब अपन ने एक और लिखते हैं, सपोज करते हैं अपन C2 मॉलिक्यूल, चलेगा ना? C2 मॉलिक्यूल 12 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px,
pi star 2p by and sigma star 2p sir. इसमें भी अगर 12 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे ना तो इतना आएगा ऐसे, अभी भी इसमें आया। तो फिर मैं इसको लिखूंगा these two will be lowest occupied molecular orbitals या हाईएस्ट ऑक्युपाइड molecular orbital, एक ही बात है। अब इसके अलावा कुछ है ही नहीं ऑक्युपाइड। लोएस्ट अनऑक्युपाइड molecular orbital, हाईएस्ट अनऑक्युपाइड molecular orbital, then I will write this. ये वैलेंस सबशेल है। अब इसको आप लोएस्ट ऑक्युपाइड बोल दो या हाईएस्ट ऑक्युपाइड बोल दो, यही रहेगा, इससे ज्यादा है ही नहीं उसमें। तो अगर O2 मॉलिक्यूल होता तो लिखते हैं, मुझे नहीं लगता मतलब ज्यादा लिखने की जरूरत है, तो समझ में आ गया ना क्या करना है। सिग्मा स्टार 2s, अब मैं O2 मॉलिक्यूल लिखूंगा तो मुझे सिग्मा बॉन्ड पहले बनाना। अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स तो 16 होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो यही है अपने पास। ये हो जाएगा लोएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट या हाईएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और अब अपने पास लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अनऑक्युपाइड तो यही है, आप जो मर्जी चाहे लिख लो। लोएस्ट ऑक्युपाइड ये हो जाएगा, हाईएस्ट ऑक्युपाइड ये हो जाएंगे, लोएस्ट अनऑक्युपाइड भी वही रहेगा कि अनऑक्युपाइड तो एक ही है, उसी को लिख लो जो लिखना है आपको। सर मतलब बस वही ऑर्बिटल अनऑक्युपाइड है, इसीलिए दोनों ही है वो। बस वही करना है अपन को। तो ठीक है, मतलब अब मतलब ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है अपन को, बस वो वर्ड्स थे अपन ने लिख लिए, किससे लिखने होंगे लिखिए ना। तो अब चाहे इसको आप लो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल दो या लोएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल दो, इसको हाईएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल दो या लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर, एक ही बात है हमारे। दो तो ऑर्बिटल थे उसमें, लास्ट इलेक्ट्रॉन 2s में गया था तो ऑब्वियसली बात है उसके ऊपर बनाने की है अपन को। लास्ट वो वैलेंस सबशेल है, वैलेंस सबशेल इसका ये 2s था, इसका वैलेंस सबशेल 2p था, इसलिए बनने ऐसे। दिस इज अबाउट द एप्लीकेशंस। अब पता क्या होता है कि कभी कभी, क्योंकि देखो ये सारी चीजें मतलब सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे, कुछ कुछ पार्ट हैं जो सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, जो मतलब भूल जाते हैं। जैसे देखो अपन यहाँ पर सिग्मा 2p लिख रहे हैं ना, मतलब इन सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बिटवीन द टू एटम इज z एक्सिस। अगर अपन को क्वेश्चन में कहा जाए कि आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x को अज्यूम करो, तो अपन क्या करेंगे, ये x कर देंगे और x की जगह z कर देंगे। तो सिग्मा बॉन्ड हमेशा वो बनाएगा जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा, तभी तो आप सिग्मा 2p लिख रहे हो बार बार। इसका मतलब है सिग्मा बॉन्ड आप z एक्सिस से बना रहे हो, आप x और y से क्या बना रहे हो, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हमेशा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से बनता है। अगर आप इसमें मेंशन कर दे कोई क्वेश्चन में कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज x एक्सिस, तो मेरा हाईएस्ट ऑक्युपाइड अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2p लिखूंगा, फिर मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस चेंज करूंगा ना फिर मैं, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड फिर x से बनाऊंगा। अगर आपने कहा इफ नथिंग इज मेंशन्ड z इज ऑलवेज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मैंने आपसे पहले भी बताया। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमेशा जो होगा वो z एक्सिस होगा। इफ इट इज मेंशन्ड तो ठीक है, अगर आप कहोगे कि मुझे
इस मॉलिक्यूल में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस चाहिए, तो मुझे इसको सिग्मा 2p x लिखना पड़ेगा और इसको z कर दूंगा, या आप y एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहोगे तो मैं इसको y लिख दूंगा और इसको z कर दूंगा, इसको y कर दूंगा और इसको z कर दूंगा, अगर मेंशन रहता है। सर पर कौन सा लोएस्ट है कौन सा हाईएस्ट है वो सेम ही रहेगा ना? हाँ, वो तो सब सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो बोलो तो मैं लिख देता हूं कि इफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज चेंज्ड, internuclear axis is suppose कर लेते हैं y axis, then you write like this sigma 1s sigma star 1s sigma 2s sigma star 2s, then you write that like this pi 2 px, अब आप y axis पे लिख रहे हो और pi 2p y लिखूंगा मैं, बस sigma 2p इसको z लिखूंगा और इसको 2p y, फिर pi star 2p x लिखूंगा मैं, pi star 2p z लिखूंगा मैं, और सिग्मा स्टार 2p y लिखूंगा। लेकिन इसमें y एक्सिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसकी वजह से मैंने ये लिखी। अब रादर देन राइटिंग लाइक दिस मैंने ऐसे लिख दिया, इसकी एनर्जी कम है, इससे लाइक दैट जैसे एनर्जी लिखते हैं, इन दोनों की एनर्जी सेम, अपन ने एक साथ लिखा हुआ है, फिर इनकी एनर्जी कम है इससे, इसकी एनर्जी कम है इन दोनों से, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये तो मैंने लिखा, मैंने चेंज कर दिया, तो उस बात का अब ध्यान रखना। अब हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स वैसे तो अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं लिख लेता हूं कि अलग अलग एटम है, तो फॉर हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स ये होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल मतलब सेम न्यूक्लियस सेम एटम को अपन होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल कहते हैं, वही अपने सिलेबस में है, हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल अपने सिलेबस में नहीं है। बट अगर क्वेश्चन कोई बना देता है तो अपन को डिमोरलाइज नहीं होना है। मैंने अगर कोई बात नहीं बताई आपको, एक बात ध्यान रखना, अगर मैंने आपको कोई चीज नहीं बताया तो अज्यूम कर लेना यार सिलेबस में नहीं होगा, इसलिए सर ने नहीं बताया। सर को तुरंत बोल देंगे अपन क्लास में कि सर उसके लिए बता दो, मैं हमेशा उसके लिए तुरंत बता दिया करूंगा। तो अगर कोई पार्ट सिलेबस में नहीं होता है तो जनरली मुझे लगता है यार वैसे ही बच्चे परेशान रहेंगे और क्यों करना। हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स मतलब जिनमें अलग अलग एटम्स हो, जैसे इसमें सेम एटम है, इसमें सेम दोनों एटम सेम है, इसमें भी दोनों एटम सेम है, तो अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे तो क्या करेंगे, तो अपन कहेंगे फॉलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2 if number of electrons is less than or equal to 14 electron, ठीक है। या फिर अपन कहेंगे फॉलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 onwards if number of electron is greater than or equal to 15 electrons, तो आप ये कर लेना। तो हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में कोई एग्जांपल दो तो अपन कहेंगे ये कार्बन मोनोऑक्साइड 14 इलेक्ट्रॉन थे, इक्वल था, तो मैंने लिखा है Cn माइनस आई, NO पॉजिटिव विल बी NO पॉजिटिव कर रहा हूं, ये 14 इलेक्ट्रॉन लाइक दैट। इसमें मैं लिख सकता हूं जैसे NO हो गया, राइट ना, फिर अपन लिखेंगे दैट इज F2 हो गया, लाइक दैट। लेकिन ये तो हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स नहीं होगा, उसमें अपन को चेक करना होगा कि भाई कैसे मॉलिक्यूल्स हैं अपने पास, इस टाइप से अपन बता सकते हैं हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। अगर अलग अलग एटम है ना मॉलिक्यूल्स में, अलग अलग एटम है, तो अगर 14 या उतना ही इलेक्ट्रॉन्स है तो अपन वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा यूज कर लेंगे, नाइट्रोजन वाला। लेकिन अगर 15 या उससे ज्यादा है तो फिर अपन ऑक्सीजन वाला इलेक्ट्रॉनिक, ऑक्सीजन वाला मतलब होता है सिग्मा पहले बनेगा फिर पाई, नाइट्रोजन वाला होता है पहले पाई बनेगा फिर सिग्मा बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और बट ये अपने सिलेबस में नहीं है, बिकॉज इसमें काफी सारे एक्सेप्शन आने शुरू हो जाते हैं। एक्सेप्शन मतलब विल राइट दैट, जैसे एक एक्सेप्शन अपन लिखें बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO, अपन को पता है कार्बन मोनोऑक्साइड में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इज इक्वल टू 3, लेकिन अगर अपन बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO पॉजिटिव लिखेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 3.5, मतलब 3 से ज्यादा बॉन्ड तो वैसे भी नहीं बनते, ये 3.5 कहां से आ गया।
तो इसलिए उसमें एक्सेप्शन बहुत सारे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का एक्सेप्शन, देयर आर डिफरेंट एक्सेप्शंस ना, इसलिए अपन उसको हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल अपने सिलेबस में ही नहीं है। अब जैसे अपन कहेंगे कि भाई ठीक है सर, आप कह रहे हो कि मतलब वो कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, आप पहले लिख लो फिर मैं बताता हूँ, पहले आप लिख लो ये सारा पार्ट फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड में अपन कैलकुलेट कर लेंगे। If nothing is mentioned, we all know that what we have to do. तो अब देख लो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मैं ऐसे लिखूंगा 2 4 6 8 10 12 14 14 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 6 + 8 = 14 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें प्रॉब्लम ये होगा, हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स अपने सिलेबस में इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी एनर्जी, इस वाले पार्ट में इसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा होता है सिग्मा 2 के हिसाब से। अब ये बड़े प्रॉब्लमेटिक चीजें आना शुरू हो, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है उससे, और मुझे उसको वहां लिखना पड़ेगा। मतलब मैं इसको यहां से हटाऊंगा और मुझे इसको कहां लिखना पड़ेगा, यहां होता है सिग्मा स्टार 2 2s2। अब ऐसा क्यों, ये तो सेकंड शेल है, उधर क्यों चला गया? हाँ, तो ये उसके रीजंस होते हैं, देयर आर एक्सेप्शंस। मैं आपसे वही बोल रहा था कि इसमें काफी सारे एक्सेप्शन आने शुरू हो जाते हैं, इसलिए अपने सिलेबस में नहीं होता है प्रोबेबिलिटी। बॉन्डेड अपन कैलकुलेट करेंगे तो नो डाउट मैं अगर बॉन्डेड लिखूंगा तो इट विल बी इक्वल टू 1/2 इनटू बॉन्डेड माइनस एंटी बॉन्डेड लिखेंगे अपन, तो 1/2 बॉन्डेड कितने हो गए, 2 4 6 8 10। मैं लिखूंगा 10 - 4 डिवाइड बाय 2 होंगे तो 3 आएगा अपना बॉन्डेड। लेकिन जब मैं इसको लिखूंगा ना पॉजिटिव, तो मुझे 13 इलेक्ट्रॉन, अब मुझे इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना पड़ेगा, इससे, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इसी से निकलेगा। मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन कम हुआ, एंटी बॉन्डेड। मतलब मैंने एक एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कम करना है तो 10 - 3 डिवाइड बाय 2 होगा, ये लगा 3.5। अब मुझे कैसे पता चलेगा उसकी एनर्जी कहां पर होगी, मतलब किसको कहां लिखना है कहां नहीं लिखना, इसलिए तो नहीं बता रहा। हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में पढ़ के छोड़ दिया, हमें नहीं करना है, इसलिए मैंने कहा था उनको नहीं करना। कई बार क्या होता है कि जानबूझ के कुछ इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज होंगे तो उसमें जानबूझ के डाल देंगे कार्बन मोनोऑक्साइड लिखोगा, क्या होगा, तो अपन को लगेगा यार सर ने तो हमें बताया नहीं, 3.5 ये तो बड़ा अजीब सुनाई पा रहा है, सर ने हमको नहीं बताया। तो सर ने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस था, सिलेबस में नहीं था। अगर आप जेई का सिलेबस देखोगे ना तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है ओनली होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स आर एक्सक्लूडेड। और जेई का क्वेश्चन कई सालों में एकाधिक आउट ऑफ सिलेबस आता है, नहीं तो कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता, और इससे तो नहीं आएगा 100%। तो ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू राइट अपन उससे, ये तो नहीं लिखने वाले। तो ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था। अब अपन कर लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट, है ना? मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट करा। तो अब अपन पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ वही अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हाइड्रोजन तो हो गई। So hydrogen bonding can be made by only those hydrogen which are attached to highly electronegative atom.
hydrogen atoms which are bonded to highly electronegative atoms और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से, तो अपन कहेंगे F O एंड N, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जो हाइड्रोजन इन तीनों से बॉन्डेड होंगे अपन उनमें लिख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उनमें अपन बता सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ठीक है, तो कैन शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कैन शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अपन एग्जांपल लिख लेंगे भाई, ठीक है, आप कह रहे हो कि मतलब जैसे HF H2O हो गया, NH3 हो गया, दे विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब नॉट ओनली दीज, इसमें तो H के साथ F एक ही बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन तो दो बॉन्ड बनाता है, मतलब ऑक्सीजन में मैं एक तरफ कुछ और भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो। नाइट्रोजन में भी फिर मैं कुछ और भी लिख सकता हूं। भाई NH बॉन्ड चाहिए आपको, तो मैं नाइट्रोजन में कुछ और भी लिख लेता हूं। R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप होता है, R का मतलब कुछ भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है, HNO3 भी हो सकता है, आप जो मर्जी चाहे वो लिखो। अगर वहां पर OH है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आपकी मर्जी, आप जो चाहे लिख सकते हो। बोरिक एसिड में भी OH होता है, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा? बनाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सभी एटम्स बनाएंगे जिनमें OH या NH बॉन्ड है, तो वो सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। तो सभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, वी कैन से दैट HNO3 है, H2SO4 है, दे विल फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। मैंने लिख दिया कि भाई ठीक है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये बनाएगा या वो, हमें तो OH दिख रहा है बनाएगा, NH दिख रहा है बनाएगा। तो ठीक है, these are of two types. H bonding is of two types. एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर में क्या होगा, इट विल बी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और इंट्रामॉलिक्यूलर में इट इज विद इन द मॉलिक्यूल, दैट इज द डिफरेंस। Within the molecule and between the molecule, that is the difference. So we can write that intermolecular hydrogen bonding, H bonding, when it occurs between different molecules, two or more molecule लिख देता हूं, more molecules, then I will call it as a intermolecular hydrogen bonding. चलो लिखते हैं एग्जांपल। अगर हम HF को लिखेंगे ना, HF मॉलिक्यूल में, तो व्हाट हैपेंस, H और F ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इस बॉन्ड में पोलैरिटी बहुत ज्यादा होगा, तो ये डेल्टा पॉजिटिव होता है, ये डेल्टा नेगेटिव होता है। इस पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा तो इस पे डेल्टा नेगेटिव भी ज्यादा होगा। तो होगा क्या, ये डेल्टा पॉजिटिव दूसरे मॉलिक्यूल से डेल्टा नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये डेल्टा पॉजिटिव दूसरे मॉलिक्यूल से डेल्टा नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। ये वाला जो बॉन्ड होता है ये तो कोवलेंट बॉन्ड है, दिस इज अ कोवलेंट बॉन्ड, बट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है ना, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव का, उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ये तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट इज अ कोवलेंट बॉन्ड। ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, उनको अपन कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक H bonds are electrostatic attraction between molecules. Attraction between molecules. Between molecules. इसको कहते हैं अपन
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर में भी हो सकता है, हम लिख सकते हैं भाई इन वाटर मॉलिक्यूल, अपन ऐसे लिख सकते हैं इसके पास दो लोन पेयर है, डेल्टा नेगेटिव है डेल्टा पॉजिटिव है, वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा। That is how this is the hydrogen bonding. These are covalent bonds. That is called hydrogen bonds. इसको कहते हैं अपन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अमोनिया में भी हो सकता है, अपन कहेंगे अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड्स। NH3 में विल राइट अगेन दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इसके पास लोन पेयर भी है, सो ये डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा नेगेटिव, तो दूसरे मॉलिक्यूल का डेल्टा पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, ये डेल्टा नेगेटिव ये डेल्टा पॉजिटिव, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। दिस इज हाइड्रोजन, इसको अपन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बोलते हैं, राइट। अपन ऐसे भी बता सकते हैं भाई अगर वाटर है सो H2O प्लस C2H5OH, अब भाई इसमें भी OH बॉन्ड है और इसमें भी OH बॉन्ड है, तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो वाटर ऐसे बना ही था तुमने, ये डेल्टा पॉजिटिव है डेल्टा नेगेटिव है, तो अपन ने वाटर तो लिखा ही था ऐसे, ये डेल्टा नेगेटिव है डेल्टा पॉजिटिव, फिर अपन ने ऐसे लिखा वाटर में डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो अपन कहेंगे ठीक है इसको अपन क्या करते हैं C2H5 लिख देते हैं, इथाइल ग्रुप बना लेते हैं। तो वाटर में इथाइल अल्कोहल सॉल्युबल होगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इफ इट इज वाटर सॉल्युबल ना, उसका एक ही रीजन होता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा होगा, उसमें इन तीनों में इनमें से कोई एक बॉन्ड रहा होगा, इसलिए वो वाटर सॉल्युबल, या तो NH बॉन्ड रहा होगा या OH बॉन्ड रहा होगा। Any organic compound which is water soluble is because of hydrogen bonding. सर लास्ट वाला एग्जांपल में मैंने क्या लिखा है H2O plus C2H5 OH अल्कोहल है ना, इथाइल अल्कोहल, ये इथाइल अल्कोहल है। Any organic compound which is water soluble is due to hydrogen bonding. Any organic compound which is water soluble is due to hydrogen bonding. Hydrogen bonding. Example, ग्लूकोज, उसमें बहुत सारे OH बॉन्ड होते हैं। शुगर दैट इज अ सुक्रोज, उसमें भी बहुत सारे OH बॉन्ड होते हैं, इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत सारे OH होते हैं। प्रोटीन्स बिकॉज उनमें भी बहुत सारे OH होते हैं और NH बॉन्ड भी होते हैं प्रोटीन में, तो सो दे आर वाटर सॉल्युबल बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इवन प्रोटीन का तो स्ट्रक्चर ही कैलकुलेट करते हैं कि उसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। प्रोटीन मतलब स्किन है, स्किन इज अ प्रोटीन। ये स्किन जो आपस में बॉन्डेड है ना, वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, तभी तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग भी नहीं होते, बहुत वीक भी नहीं होते। ये आपस में स्किन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से क्लोजली पैक्ड है। कभी कभी ऐसे भी बोल सकते H2S is a gas, while H2O is a liquid. Liquid. It's liquid. तो अपन कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा तो पार्टिकल लिक्विफाई हो जाएंगे। H2S में there is a weak forces among the molecule, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वंडरवॉल फोर्सेस से, इसके बीच में अपन कहते हैं वंडरवॉल फोर्सेस होता है एक, वो होते हैं।
तो आंसर इज H2O can show H bonding. So there is a strong force of attraction. Force of attraction among the molecules. Among molecules. Whereas in H2S, there is weaker forces. There is weaker forces present in that. Present in it. So it remain in gaseous state. उनको अपन ना वंडरबॉल फोर्सेस बोलते हैं. वंडरबॉल फोर्सेस, वीकर फोर्सेस present in it. So it is a gas. इसलिए वो gaseous state में exist करता है. बिल्कुल. H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसमें इन तीनों में से कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, इसलिए वो शो नहीं कर सकता हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ऐसे ही अपन ऐसे बोल सकते हैं. Write the structure of a molecule with molecular formula. Having molecular formula of formula C6H2 लेता O exist in two isomer. In two isomer. Isomer मतलब molecular formula सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग होगा. Isomer. Out of which one is water soluble, other is insoluble. One is water soluble and other is insoluble. Write the structure. Structure. अपन क्या कहेंगे? अपन कहेंगे देखो इसमें ऑप्शन है. अगर वाटर सॉल्युबल बनाना है तो OH बना लो. भाई OH बनाएंगे तो वाटर सॉल्युबल होगा ना. इट विल शो द हाइड्रोजन बॉन्ड. क्या करेंगे अपन? भाई ऑप्शन तो दिख रहा है ना अपन को. वंडरबॉल फोर्सेस गैसेस में होते हैं. अपन पढ़ेंगे गैसेस में ना, गैसियस स्टेट अभी पढ़ेंगे ना, तो उसमें मैं सोच रहा हूँ वही बताऊंगा गैसियस स्टेट में. वरना अपन डाइपोल फोर्सेस पढ़ चुके हैं. मैं बताऊंगा, चिंता मत करो. ये फोर्सेस भी मुझे बताने तो पड़ेंगे. जो बॉन्डिंग चल रहा है तो बताना तो पड़ेगा ही आपको, क्योंकि उसके बाद वीकर फोर्सेस यही बचे हुए हैं जो अपन को थोड़ा सा जाएंगे. अब राइट द स्ट्रक्चर. तो अपन कहेंगे देखो वाटर सॉल्युबल अगर आपको बनाना है और एक वाटर इनसॉल्युबल बनाना है, तो अपन कहेंगे अगर वाटर सॉल्युबल बनाना है तो आपको OH बॉन्ड बनाना है, वाटर सॉल्युबल आ जाएगा. और वाटर इनसॉल्युबल बनाना है तो OH नहीं बनना चाहिए भाई. ठीक, नहीं बनाता, लो नहीं बना. एक ऑप्शन था दो कार्बन के बीच में रख दिया. दो कार्बन तो थे. अब इधर क्या करें अपन? भाई बना लो आप सारे. लो इसका ये स्ट्रक्चर. इसमें कार्बन दो हैं, 6 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन. दो कार्बन है. कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड थोड़ी बनाते हैं. ये स्ट्रक्चर हो गया. अपन ने जो ये बनाया इसको कहते हैं अपन, अगर दो कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन है तो उसको अपन कहते हैं ईथर्स. और अगर OH मॉलिक्यूल है हाइड्रोकार्बन में तो इसको कहते हैं अपन इथेनॉल, अल्कोहल. ये वाला तो आपने यहां बना के भी दिखाया. ये तो एग्जांपल मिलेंगे आपने.
हाँ तो मुझे तो बस बताना था कि भाई अपन कैसे सोचेंगे कि एक वाटर सॉल्युबल हो दूसरा ना हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के सेम बता देंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों सर के 2 सेम मिनट रुक के। चलेगा चलेगा। मैं ऊपर वाले पार्ट हटाऊंगा, इधर वाला पार्ट नहीं हटाऊंगा। अपन केमिकल बॉन्डिंग में जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ना, ये अपन सिर्फ यही नहीं पढ़ेंगे, पूरा केमिस्ट्री में चलेगा अपने पास। अपन पूरा केमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे, ये पूरा केमिस्ट्री में चलेगा अपने साथ। ये इथेनॉल लिखा हुआ है, इथेनॉल, ये 2 कार्बन वाला अल्कोहल, बिल्कुल दैट्स एन अल्कोहल, इथेनॉल। और वो ईथर्स है। सुक्रोज के बाद अपन को प्रोटीन्स लिखना था, प्रोटीन्स, प्रोटीज मतलब शॉर्ट फॉर्म में प्रोटी बोल देते हैं ना अपन तो, इसलिए प्रोटीन हो गया, एंजाइम्स हो गया। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पूरा केमिस्ट्री में चले गए हैं। अपन को बस यहाँ पर ये होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें कैसे पता चलेगा कि किसमें है किसमें नहीं है, बस। बाकी तो एग्जाम्पल तो पूरा केमिस्ट्री में पढ़ना है। मैं तो खुद अपने आप को लिमिट कर रहा हूँ, भैया कम बताना, पूरा केमिस्ट्री में तो चलना है ये। अगर स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो पार्टिकल में ज्यादा अट्रैक्शन मतलब ज्यादा डेंसिटी, ज्यादा विस्कोसिटी, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टी चेंज होते रहेंगे ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ओके, तो अपन कहेंगे बिटवीन द मॉलिक्यूल की अगर अपन बात करें तो HF के बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वाटर से, वाटर के कंपैरिजन में अमोनिया से तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और सेम मॉलिक्यूल, एग्जांपल में अपन वाटर ले लेते हैं। सर वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे चेंज हो रहा है ना फर्स्ट टाइम। और ऑब्वियसली कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसके स्ट्रॉन्गर है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लाइक दैट। सेम मॉलिक्यूल है तो सॉलिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होता है लिक्विड से, और लिक्विड में स्ट्रॉन्गर होगा गैस से। गैस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता,
मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द आइस विल बी मोर देन लिक्विड वाटर and it will be more than vapors. आइस को तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है, पानी को तो अपन ऐसे मारेंगे तो वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, आइस को करके दिखाओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होता है. In ice, water forms 4 hydrogen bonds by each molecule. मतलब अगर लिक्विड होता तो 2 बना लेता है ऐसे, एक इस वाले हाइड्रोजन से, एक इस वाले हाइड्रोजन से, लेकिन आइस में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर, इसलिए उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और आइस मॉलिक्यूल को सेपरेट करना मुश्किल होता है, ऐसे बनाता है. ये वाले लोन पेयर से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इस वाले लोन पेयर से. और इधर भी लोन पेयर से बनाएगा, इससे भी बनाएगा. ये भी बनाएगा. ये भी बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड. तो एक वाटर मॉलिक्यूल के अराउंड जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे ना, वो 4 होते हैं एक वाटर मॉलिक्यूल के अराउंड इन आइस, इसलिए आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज्यादा स्ट्रांग होती है. एंड ड्यू टू दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स अपन वाटर का स्ट्रक्चर बेल्ट बोलते हैं, लेकिन अपन आइस का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल बोलते हैं, क्योंकि ये वाला काफी स्ट्रांग होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए अपन आइस का स्ट्रक्चर जो होता है ना, आइस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको अपन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं. दो लोन पेयर होते हैं. So structure of ice is tetrahedral structure. आइस का स्ट्रक्चर जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है. वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स 3 होते हैं, लेकिन आइस में हाइड्रोजन बॉन्ड 4 होते हैं, इसलिए आइस का स्ट्रक्चर जो होता है वो बिल्कुल एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल. अपन को सिर्फ ये बताना है, तो अपन से ये नहीं पूछा कि मतलब बताओ बना के दिखाओ, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एक वाटर मॉलिक्यूल अपने अराउंड 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इन आइस. ये हमसे पूछेंगे बताओ वाटर में मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं और किस स्टेट में हो सकते हैं, ऐसे पूछेंगे, क्योंकि लिक्विड वाटर में वो 3 ही बनाएगा और वेपर्स में बनते ही नहीं. गैस में तो पार्टिकल्स आर वेरी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, बहुत दूर होता है, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनते ही नहीं. ये था अपना इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. और भी मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, वो अपन को बना के देखने होंगे, जैसे अदर एग्जांपल्स में अपन जैसे तो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH2 CH3 और इसमें OH है. एक मॉलिक्यूल मेरे पास ऐसे है और एक मॉलिक्यूल मेरे पास ऐसे भी है. धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे, मतलब पूरा केमिस्ट्री में ही पढ़ना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब सारे यहाँ थोड़ी लिख दो, एग्जाम्पल मत लिख दो, आप धीरे धीरे आप बताते रहना. एक सब लिखूंगा तो लगेगा यार बहुत ज्यादा है. अगर मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, या एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा. इधर 2 मॉलिक्यूल के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे. फिर अपन CH2 लिख लेंगे.
ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां दो मॉलिक्यूल के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। यहां दो मॉलिक्यूल के बीच में एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना, यहां दो मॉलिक्यूल के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने, यहां दो मॉलिक्यूल के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। इसका OH दूसरे के OH से। तो अपन से पूछेंगे, अच्छा बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में? इस वाले में, उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। इसको कहते हैं पहले इथेनॉल, इसको कहते हैं ग्लाइकॉल, और इसको बोलते हैं ग्लिसरीन। वो कभी कभी अपन घर में भी यूज करते हैं ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल। तो इसमें तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे तो पार्टिकल में ज्यादा अट्रैक्शन होगा। अगर आपने घर में ग्लिसरीन देखा हुआ है तो आप देखोगे तो उसका थिकनेस काफी ज्यादा होता है वाटर से या अल्कोहल से, बहुत ज्यादा थिकनेस। अच्छा, वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें दो मॉलिक्यूल के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से उनकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, इसलिए ग्लिसरीन फ्लो नहीं करता इजीली क्योंकि विस्कोसिटी ज्यादा है। तो मैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड से विस्कोसिटी बता सकता हूं। इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी इससे, इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी उससे। विस्कोसिटी मतलब रेजिस्टेंस टू फ्लो। बॉइलिंग पॉइंट भी बोल सकता हूं। बॉइलिंग पॉइंट मतलब दो मॉलिक्यूल को सेपरेट करना। अगर इस टाइप के दो मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है तो मुझे दो मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ेंगे, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसमें 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना है, इसके कंपैरिजन में तो कम एनर्जी से टूट जाएंगे दो मॉलिक्यूल। और अगर इसमें एक ही ब्रेक करना है तो ऑब्वियसली बात है इसमें और भी कम एनर्जी चाहिए टू सेपरेट द 2 मॉलिक्यूल्स। बॉइलिंग पॉइंट भी बता सकता हूं। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर मान लो मेरे पास ये 1, ये 2 और ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनमें मैं बॉइलिंग पॉइंट बता सकता हूं किसका ज्यादा होगा। 3 का बॉइलिंग पॉइंट 2 से ज्यादा होगा, और 1 से। विस्कोसिटी की बात करूंगा तो बॉइलिंग पॉइंट से डायरेक्टली रिलेटेड होगा, 3 to 1 तो बॉइलिंग पॉइंट। सर ये ग्लिसरीन में एच बॉन्ड कहाँ पे बन रहे हैं? ये है तो OH है तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो बन ही जाएगा। आप कहीं ना कहीं तो बना ही दोगे ना हाइड्रोजन बॉन्ड, बाकी पूरा मॉलिक्यूल बना देगा। हाइड्रोजन बॉन्ड तो बन ही जाएंगे। अगर OH दिख रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना ही देगा। ये तो अगर OH है तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना ही देगा दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से, है ना। अगर OH अपन को दिख रहा है वहां पर तो बना ही देंगे अपन तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये लो। तो अगर वो दिख रहा है तो अपन बना ही देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। That is hydrogen bonds। तो 1, 2, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो अपन ऐसे बना के तो दिखाएंगे। अब अपन बता सकते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर H bonds। सर आपने बीपीटी के नीचे क्या लिखा? बॉइलिंग पॉइंट है ये, और ये विस्कोसिटी है, थिकनेस ऑफ द लिक्विड। ये बॉइलिंग पॉइंट है, और ये तुम लोग लिख लेना पूरा, वो बॉइलिंग पॉइंट पूरा लिख लेना भाई, नहीं तो बाद में बोलो बीपीटी क्या लिखा हुआ है ये, नहीं तो बाद में गड़बड़ कर दो। तो अगर कोई पार्ट पूछना है आपको तो आप पूछ लेना। थिकनेस का मतलब होता है रेजिस्टेंस, द विस्कोसिटी मतलब थिकनेस ऑफ द लिक्विड मतलब विस्कोसिटी, हाँ, इज कॉल्ड विस्कोसिटी। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड विद इन अ मॉलिक्यूल, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। When hydrogen bonding occurs,
विद इन अ मॉलिक्यूल। जो अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को विद इन अ मॉलिक्यूल लिखेंगे तो देयर इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। अगर अपन एग्जांपल की बात करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, विद इन अ मॉलिक्यूल करना है तो थोड़े बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जनरली। So it exists in larger organic molecules. Organic molecules. एग्जाम्पल लिखूंगा तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, बेंजीन जिसमें ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूटेड है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ऑर्थो मतलब बेंजीन में पोजीशन होता है, अपन को पता है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। या फिर कोई और दूसरा कंपाउंड होगा तो तुम देख लेंगे। अभी बेंजीन में क्या होता है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपने पास है सर ऑर्थो मतलब 2 या 5 ना? अब देख लो भाई, ऐसे मतलब ये ऑर्थो का मतलब इधर या इधर सब्स्टिट्यूशन। अगर कोई ग्रुप अटैच्ड है तो उस ग्रुप के जिस कार्बन पे ग्रुप अटैच्ड है तो उसका पैरा वाला, तो उसका अपोजिट वाला पैरा होता है और ये साइड वाले ऑर्थो होते हैं। और सर तो अपन कहेंगे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड में जैसे अब इधर भी जो अटैच्ड हो ना वो ऐसे होने चाहिए, ये नाइट्रोफिनॉल, इसको अपन कहेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। भाई ऑर्थो पोजीशन पे अपन ने नाइट्रो ग्रुप लगा रखा है, ये वाला ग्रुप, ये ऑर्थो पोजीशन की तो फिनॉल है, ये वाला ऐसे फिनॉल होता है। अब इसका ऑर्थो पोजीशन ये है, मेटा पोजीशन ये है और पैरा पोजीशन ये मैंने आपको बता रखा है। ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। अब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या होगा, इसके पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन से अटैच था, तो इधर भी जो अट्रैक्शन हो ना जिस मॉलिक्यूल से, जिस एटम का अट्रैक्शन है वो भी FON ही होना चाहिए। मतलब अगर अपन एक तो अपन ऐसे बनाए और इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो उसमें भी क्या अटैच होना चाहिए, FON में से कोई अटैच होना चाहिए। मतलब OH हो, NH हो, इस टाइप के बॉन्ड हो, और उनमें से जो जिनका जो बॉन्डिंग होगा ना या डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का, तो वहां भी या तो ऑक्सीजन होना चाहिए या फिर नाइट्रोजन होना चाहिए या फ्लोरीन। जैसे ये OH है, ये डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव है। अब जो ये अट्रैक्ट करेगा ना इलेक्ट्रॉन, वो किससे अट्रैक्ट करेगा, FON किसी एक में से, वो होना चाहिए। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब अच्छा ऐसे बोल रहे हो। मैं दूसरा लिख रहा हूँ एक और, मैं यहाँ पर और लिखूंगा अभी एग्जाम्पल से। यहाँ पर मैं मेटा और पैरा दोनों लिखूंगा, मेटा भी लिखूंगा पैरा भी लिखूंगा। एक एग्जांपल ये हो गया अपने पास। दूसरा एग्जांपल मैं ऐसे बोल रहा था कि देख मेरे पास फिनॉल है, सपोज कर लेते हैं कि अपन ने फिर फिनॉल लिया। अब इसके पास अगर NH2 है तो देख इधर डेल्टा पॉजिटिव है, इधर डेल्टा नेगेटिव है, नाइट्रोजन होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। अच्छा मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा। इधर मैं फ्लोरीन कर देता हूं तो अपन कहेंगे हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर भी बन जाएगा। अच्छा मैं ऐसे लिखूं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा क्या, इधर अगर मैंने लिखे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा क्या इसमें, तो अपन कहेंगे इधर नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपने कहा था कि OH है, मतलब इधर हाइड्रोजन बॉन्ड वाला डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो और डेल्टा नेगेटिव चार्ज हो, और उधर जो अट्रैक्ट करेगा वो भी FON होना चाहिए। तो ये तो कार्बन है, कार्बन से थोड़ी बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो किससे बनेगा, जिस हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है वो FON से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करे, जिस हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है वो FON वाले से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करे। तो कहते हैं अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इधर कार्बन से थोड़ी अट्रैक्शन होगा, वो थोड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ठीक है, आप इधर बताओ क्या कर रहे थे, मैं इधर चेक कर लूंगा। इधर अपन कहेंगे ये बेटा नाइट्रोफिनॉल है, इधर मैं नाइट्रो ग्रुप इस पे लिखूंगा, दिस इज मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड दिस इज कॉल्ड अपन कहेंगे भाई पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसको पैरा नाइट्रोफिनॉल लिख लेते हैं, फिर ये वाला लिख लेंगे।
ये पैरानाइट्रोफेनॉल, दिस इज पैरानाइट्रोफेनॉल। ऐसे हो जाएगा ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल पैरा। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आपने साफ साफ ऊपर लिखा कि सिर्फ ऑर्थो वालों में होगा, पैरा और मेटा वालों में तो नहीं होगा, नहीं, क्योंकि ये दोनों बहुत दूर हैं। ये डेल्टा पॉजिटिव है और ये डेल्टा नेगेटिव है, लेकिन इनमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। सो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से इधर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, इधर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इधर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। इट एग्जिस्ट ओनली इन ऑर्थो, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे ही वो पास में हो सकते हैं। राइट, इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग मैं नाइट्रोफेनॉल लिख लूंगा, क्योंकि ऐसा ना हो तुम किसी में भी लिखना शुरू कर दो। इन नाइट्रोफेनॉल्स only orthonitrophenol can show intramolecular hydrogen bond, H bond, बट ये दोनों इंट्रामॉलिक्यूलर शो नहीं कर सकते, तो इंटर बना देते हैं। बट मेटा एंड पैरा substituted can show intermolecular hydrogen। दो मॉलिक्यूल के बीच में तो बना सकता हूं ना, अगर इसमें OH है तो दूसरा मॉलिक्यूल ले लेता हूं, उसमें बना दूं। बता देंगे। यस सर। तो इधर अपन इसको ऐसे बना देंगे, मेटा वाले, मान लो ऐसे लिखा हुआ है, डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव है, मेटा वाला, तो इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देते हैं। ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये लगभग बनाते हैं। मेटा नाइट्रोफेनॉल दूसरा बना लिया, फिर से इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देंगे, ऐसे इंटर बना। इसमें भी अपन ऐसे बना देंगे पैरा वाले, ये नाइट्रो ग्रुप है, इधर OH लिख लेते हैं, डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, इधर फिर अपन H लिख लेते हैं, इधर पैरा नाइट्रोफेनॉल, डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव। तो इंटरमॉलिक्यूलर तो बना सकते हैं ना अपन, बना बिल्कुल, सिर्फ ऑर्थो में ही इंट्रामॉलिक्यूलर, ऑर्थो पोजीशन में ही इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, ऑर्थो वाला इंट्रा नहीं बना सकता। अगर ऑर्थो वाला इंट्रामॉलिक्यूलर बनाएगा तो इंटर नहीं कहेंगे अपन फिर उसमें। आप कभी ऐसा नहीं बोलोगे कि अगर ऑर्थो वाला इंट्रा बना सकता है तो उसका इंटर कभी नहीं बनाओगे, तो और बोलोगे भी नहीं कि ये इंटर बना सकता है, नहीं बना सकता। अगर इंट्रा पॉसिबल है तो वो कभी इंटर नहीं बनाएगा। इंटर बनाने के लिए और एनर्जी की जरूरत होती है जितना कि इंट्रा के लिए चाहिए, इंट्रा के लिए कम एनर्जी चाहिए, इसलिए वो वही बना देता है। इसलिए अगर किसी मॉलिक्यूल में इंट्रा पॉसिबल है तो वो इंटर कभी नहीं बनाएगा। जैसे अपन कहेंगे इसमें इंटर, तो ये मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, करेगा ना, इंट्रा नहीं करेगा। OH है तो दूसरे मॉलिक्यूल से कर लो। सर तो इसका इफेक्ट उनके बॉइलिंग पॉइंट या फिर इसमें कुछ दिखाई दे सकता है ना सर? कर सकते हैं ना बॉइलिंग पॉइंट। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें होगा, अगर मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो दूसरे मॉलिक्यूल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा उसका। तो अगर दूसरे मॉलिक्यूल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो मॉलिक्यूल को सेपरेट करना इजी होगा। भाई अगर ये मॉलिक्यूल अपने अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ये भी अपने अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, तो आपस में अट्रैक्शन कम रहेगा, इनको सेपरेट करना ज्यादा इजी है। दे आर हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो वॉलेटाइल होगा। वॉलेटाइल का मतलब है इसका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा।
कंपेयर करेंगे तो अपन ऐसे लिख सकते हैं भाई ए बी और सी। अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट लिखना है इसमें तो इसका ज्यादा होगा इससे, इसका ज्यादा होगा इससे, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टेरिकली हिंडर्ड है, ये थोड़ा सिमेट्रिक नहीं लग रहा है, ये थोड़ा सिमेट्रिक लग रहा है, एरो पोजीशन पे है ना, थोड़ा सिमेट्रिक है। सर पर फिर हम वो कंपेयर ही कैसे कर सकते हैं, वो फॉर्म ही नहीं हो रहा तो। कौन फॉर्म नहीं हो रहा? पैरा और मेटा नाइट्रोफेनॉल मतलब इंटरमॉलिक्यूलर नहीं बन रहा ना, तो हाँ, तो उनके इंटरमॉलिक्यूलर इंटर बनेगा तो, अरे अगर इनमें इंटरमॉलिक्यूलर नहीं है तो ये बहुत अलग अलग मॉलिक्यूल में है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मुझे एक बात बताओ, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या? क्या वाटर मॉलिक्यूल के बॉन्ड थोड़ी ब्रेक कर देना है? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है आपको दो वाटर मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है वेपर्स में, समझे ना? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये थोड़ी होता है इन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है। हाँ, तो जब दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होगा तभी तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना सेपरेट करने के लिए, और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। भाई मॉलिक्यूल के बॉन्ड थोड़ी ब्रेक करने हैं बॉइलिंग पॉइंट के लिए, दो मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है, वेपर में लेके जाना है, तो उनके बीच में इंटरेक्शन होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इधर तो हो गई ना आपस में इंटरेक्शन मॉलिक्यूल के, क्योंकि वो मॉलिक्यूल अपने आप में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, तो दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन उसका कम हो जाएगा। सर मतलब उनका बॉइलिंग पॉइंट पूरी तरीके से डिपेंड करता है वो दो जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में कितना अट्रैक्शन है, इसी इसके बात ऊपर है। डिपेंड कर रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, वही तो बता रहा हूं मैं। अभी तक मतलब काफी बच्चे मतलब मुझसे ऐसे पूछते हैं, अच्छा बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तो बॉन्ड क्यों ब्रेक करना भाई मेरे? इन बॉन्ड को थोड़ी ब्रेक करना है, हमें तो दो मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए एनर्जी जो चाहिए, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बॉन्ड का को ब्रेक करूंगा? तो अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट मुझे बताना है तो मैं पता कैसे बताऊंगा? मैं कहूंगा अच्छा देख लो भाई, दोनों उधर मॉलिक्यूल के बीच में आपस में कितना इंटरेक्शन है। अगर मॉलिक्यूल आपस में ज्यादा अट्रैक्टेड है तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, कम अट्रैक्टेड है तो कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। भाई पेट्रोल के मॉलिक्यूल आपस में कम अट्रैक्टेड होते हैं तो इजीली वेपराइज हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पर। पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो इजीली वेपराइज नहीं होते, एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये दोनों इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूल का आपस में बॉन्डिंग ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा सेपरेट करने के लिए, इसलिए हाई बॉइलिंग पॉइंट है। इसके कंपैरिजन में इसमें मॉलिक्यूल का विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन कम होगा इसका, तो इनको सेपरेट करना, इस टाइप के मॉलिक्यूल को सेपरेट करना इजी होगा, तभी तो आपने वोलेटाइल लिखा है इसको। सर सी का बी से कम है ना बॉइलिंग पॉइंट, ज्यादा है ना? इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा सी का। सी में थोड़ा सिमेट्री भी है, सिमेट्री ऑलवेज लीड्स टू स्टेबिलिटी। ये सिमेट्रिक नहीं है ना, ये इधर से पास है इधर से दूर है, वो दोनों तरफ से एक जैसा सिमेट्रिक है, इसलिए सिमेट्री ऑलवेज लीड्स टू स्टेबिलिटी। ये अपन ने पहले पढ़ा होगा कि जो सिमेट्रिक होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। सर उनके नाम क्या है सीनियर नंबर 2 में जो लिखा है? नाम पता नहीं है मुझे, कुछ होंगे, बताओ क्या करें, क्या लिख दूं? और तो लेकिन फ्लोर ये ऑफ नहीं पूछोगे ऐसा क्यों, ये सब नहीं पूछने वाले मुझसे। आइए तक मैंने पढ़ा नहीं तो तुम लोग मुझे मतलब खा जाओगे कि कैसे क्यों लिखा है, ऐसे ऐसे कुछ भी नहीं, तुमने पूछा इसलिए मैंने बता दिया। वो अमाइन ग्रुप अटैच है। मेथिल। हाँ, वो NH2 अमाइन ग्रुप होता है। सर ये स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने हैं ये आप बाद में सिखाओगे ना? कौन से स्ट्रक्चर बनाने हैं? बेंजीन तो बेंजीन ही होता है, स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं? सर मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हाँ स्ट्रक्चर। हाँ, तो चिंता मत, वो तो बताना है मुझे। अभी अगर स्कूल में कोई क्वेश्चन आएगा ना तो सिर्फ नाइट्रोफिनॉल आएगा, इसलिए मैंने नाइट्रोफिनॉल को ज्यादा बताया,
क्योंकि जब तक ऑर्गेनिक Okay, केमिस्ट्री नहीं sir. पढ़ाऊंगा ना, जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा तब तक मैं उन मॉलिक्यूल्स को आपको ज्यादा बताऊंगा जो आपसे स्कूल के एग्जाम में पूछेंगे। मैंने आपको वो सारे sir. क्वेश्चन जो स्कूल के एग्जाम में पूछ सकते हैं ना, वो सारे डाल दिए, ताकि आपको ये लगे कि यार सर ने मुझे बताया क्लास में। बाद में फिर अपन कंसेप्चुअली पढ़ेंगे ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो शुरू में नहीं की अपन ने, करेंगे ना शुरू। ये लो भाई, ये आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और भी बना सकते हैं अपन, लेकिन बस वही है ना कि मतलब अभी अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा नहीं तो अपन कैसे बताएंगे। तो फिर नाम लिखूंगा मैं, तुम भी नाम पूछोगे तो गड़बड़ होगी। तो अपन नाइट्रोफिनॉल्स पे ही अगर फोकस करते हैं बस, ये नाइट्रोफिनॉल्स है, तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब अपन कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सम मॉलिक्यूल्स। अब तुम ये बताओ, मैंने आपको कुछ ऐसा वर्ड बताया जिसमें लिखा हो बैक बॉन्डिंग? नहीं सर। सर कल आपने डाउट क्लास में कुछ बोला सर था। आपने एक हाँ वर्ड बोला था, लेकिन इसका मतलब क्या हाँ बोला? सर बोला था एक बार। बोला था ना, तो उसमें मैंने बताया था तुम्हें बैक बॉन्डिंग क्या होता है। सर क्या होता है वो तो नहीं बताया था, थोड़ा बहुत आपने कुछ बताया था। बताया था पर ऐसे याद नहीं। बताया था सर, लेकिन याद नहीं अभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो देख लेते हैं बैक बॉन्डिंग बताऊंगा मैं, ठीक है। अच्छा, मैंने तुम लोगों से कहा था कुछ मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स अगर मैं आपको देता हूं तो तुम लोग मतलब उसको पढ़ोगे हैं, और स्ट्रक्चर्स और बैक बॉन्डिंग वाला पार्ट मैं आपको देता हूं, थोड़ा सा बताया था, आइडिया दिया था, एक दो बार देखोगे तो पता चल जाएगा। तो बैक बॉन्डिंग में क्या होता है, अगर किसी एटम सेंट्रल एटम है और ये अदर एटम है, ये सेंट्रल एटम है, हैज एम्प्टी ऑर्बिटल, और अदर एटम के पास लोन पेयर है, लोन पेयर, तो बैक बॉन्डिंग हो सकता है। उल्टा भी कर सकता है, सेंट्रल एटम हैज लोन पेयर एंड अदर एटम हैज एम्प्टी ऑर्बिटल। सर बट होगा क्या फिर? तो अपन कहेंगे अगर ऐसा हुआ ना, तो हमको एक बात अच्छे से पता है कि whenever the orbitals are in the same plane, they always have tendency to mix up. Mixing of orbital is exothermic phenomenon. अगर कभी किसी एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है और दूसरे साइड वाले एटम के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इसके अंदर ओवरलैप करने की कोशिश करेगा वाया कोऑर्डिनेट, मतलब ऐसा बनेगा। ये इसमें ओवरलैप करने की कोशिश करेगा, मतलब ऐसे बनेगा। तो इससे फायदा क्या है? तो अपन कहेंगे, हम कहेंगे भाई ये होना चाहिए तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, इधर आप पाई बॉन्ड भी बना रहे हैं, मतलब यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए था, पाई बॉन्ड भी बनेगा। तो ऐसा किसी मॉलिक्यूल में पॉसिबल है क्या? तो फिर कहेंगे हाँ होता ना। कोई भी मॉलिक्यूल ले लेते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। BF3 मॉलिक्यूल में बोरॉन है, अपने पास पहले टाइम देख लूंगा क्योंकि शुरू करूंगा तो पूरा खत्म करना पड़ेगा मुझे, टाइम एकदम खत्म है। तो फिर अपन रुक जाते हैं, बस इतना ही करते हैं अपन। इससे आगे अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, मतलब फिर से शुरू करूंगा मैं बैक बॉन्डिंग। आपका होमवर्क है केमिकल बॉन्डिंग 3, कंप्लीट करो। ओके सर। ओके सर। अपन ने केमिकल बॉन्डिंग 1 और 2 पहले आपको दे रखा था मैंने, राइट ना? 1 और 2 में अगर कुछ बचा Yes, हुआ है sir. तो आप वो भी कंप्लीट करो, क्योंकि देखो जब बॉन्डिंग किसी को आएगा ना तो उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा होगा, इसलिए बॉन्डिंग कंप्लीट किए बगैर अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कभी नहीं कर पाएंगे। तो बॉन्डिंग आपको शुरू खत्म करना ही है। तो आप केमिकल बॉन्डिंग 1 और 2 को कंप्लीट करो और 3 को शुरू कर लो। मैं फिर एक डाउट क्लास लगा के अपन फिर डिस्कस करेंगे।
ठीक है सर। चलो